everyone. Welcome to Bond Breakers Chemistry. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MD-CAT 2025 केमिस्ट्री की एक सीरीज को स्टार्ट किया है। हमने क्लास फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम दूसरे चैप्टर की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो इस चैप्टर के हमारे पास MD-CAT के सिलेबस में 6 स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें से हम आज की इस वीडियो में 2 को कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो डिफाइन फोटोन एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और एक फोटोन किस तरह रेडिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा हमारा ऑर्बिटल्स और इसी तरह फर्दर हम बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो में इन टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि फोटोन क्या होता है, तो उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रेजेंट किसने की थी और इसका मकसद क्या था। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी। सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मैक्स प्लैंक ने की थी इन द ईयर 1900। और ये जो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये आपकी बेस थी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब ये सारी क्या बातें हैं क्वांटम मैकेनिक्स की आगे हम समझेंगे। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था। मैक्स प्लैंक से पहले हमेशा ये समझा जाता था कि जो हमारी एनर्जी है वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में ट्रैवल करती है या कॉन्टिन्यूस फ्लो में एब्जॉर्ब होती है, कॉन्टिन्यूस फ्लो में इमिट होती है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने यह कहा था कि एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड एज क्वांटम। ठीक है, तो उनका पहला पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी is not continuous but in the form of quantum। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने जो क्वांटम को कॉन्सेप्ट दिया था ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लोग समझते थे कि एनर्जी जब भी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में होती है। यहां पर मैक्स प्लैंक ने कहा था कि नहीं, ये हमारे पास कुछ डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करती है और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटा का बेसिक मतलब होता है हाउ मच। ठीक है, आज के दौर में हम इन क्वांटा को एज फोटॉन्स जानते हैं। ठीक है, और इनके भी कुछ नाम होते हैं जैसे कि पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं हम इन फोटॉन्स को, जैसे कि हम यूनिट वेव भी कहते हैं इन फोटॉन्स को। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो कि एक दफा MD-CAT के पास पेपर में टेस्ट भी हो चुका है वो है पल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये फोटॉन्स होते क्या है। तो हमें पता है कि एनर्जी कुछ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और ये पैकेट्स का नाम हमारे पास फोटॉन्स है। अब इन फोटॉन्स में बेसिकली होता क्या है। इन फोटॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो कि परपेंडिकुलरली रेजोनेट कर रही होती हैं, परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही होती है। और जो इन फोटॉन्स की वेलोसिटी होती है वो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्या ये चीज़ आपके MD-CAT के लिहाज से इंपॉर्टेंट है? तो आज तक इस चीज़ को टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि बाकी पोस्टुलेट्स क्या हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के।
तो पहला पोस्टुलेट तो हमने देख लिया कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज क्वांटम। अब सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको ये क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत दफा आया है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत सी बनती हैं, ठीक है। एवरी क्वांटम is associated with specific frequency, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। इस चीज का मतलब ये है कि कोई भी अगर क्वांटम है या एनर्जी पैकेट है तो उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड होगी। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। सिंपल बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। अब जब भी आपको पता है कि हमारे पास रिलेशन का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और इक्वल्स टू का साइन आता है, तो एफ आ गया। अब यहां पर जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं, इस तरह आपने याद रखना है कि ये एच एफ आ जाता है। ये जो एच है ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब देखते हैं कि हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। अब ये रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है ही एमडी कैट के लिहाज से, लेकिन ये वैल्यू भी आपको हैरान कर दूं मैं बता के कि ये 2 दफा आपके एमडी कैट के टेस्ट्स में, मुख्तलिफ टेस्ट्स में टेस्ट हो चुकी है। किस तरह, एक तो आपकी ये जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है इसको आपको याद करना है। दूसरा, इसका जो यूनिट है ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज में एज जाउल पर सेकेंड, एज किलोग्राम पर सेकेंड और कुछ और ऑप्शंस के तौर पे यूनिट्स को चेंज करके दे दिया जाता है। तो आपको करेक्ट यूनिट को याद करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस रिलेशन से, जो रिलेशन नंबर 1 हमने निकाला है, कौन से मजीद रिलेशंस डिराइव हो सकते हैं और उनसे क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसा कि रिलेशन नंबर 1 हमने डिराइव किया E इक्वल्स टू एच एफ, इसको हम रिलेशन नंबर ए कह देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि कुछ जगह हमने पढ़ा था फिजिक्स में या कहीं जिंदगी में हमने देखा हो V इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो यहां पर V हमारे पास क्या है, C, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा C इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब हम यहां पर F को अगर डिराइव करें तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू C बाय लेमडा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर इस इक्वेशन ए में डालूं तो ये इक्वेशन ए हो जाएगी E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर बी। इन इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को आपको हर सूरत में याद रखना है, हर सूरत पे इसको अपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, क्योंकि इससे आपके बहुत से एमसीक्यूज बनेंगे, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तीसरा रिलेशन आपके पास ये होता है कि सी बाय लेमडा, ये आपके पास आ गया ये आ गया 1 बाय लेमडा आपके पास इक्वल होता है वेव नंबर के, ठीक है, वेव नंबर के। और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसको मैं इसमें पुट करता हूं तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू एच सी म्यू बार, जो कि है आपका वेव नंबर। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी हमने यहां डिराइव कर ली, और अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तीसरा पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। इन इक्वेशंस को आप अपने दिमाग में रखें, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट है अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब वन क्वांटम और एनी होल नंबर ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन इसको सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी अगर बॉडी है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या एनर्जी इमिट कर रही है, तो वो 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम के तौर पे डिस्क्रीट नंबर में आपको इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी।
देख लेते हैं कैसे। E इक्वल्स टू NHF वेयर N इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन। E इक्वल्स टू NHF आपके पास चौथा रिलेशन आ गया, तो ये आ गया D। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस। तो ये वो चार रिलेशंस हैं जिनके थ्रू हम सारे के सारे आगे जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक लेवल 1 का क्वेश्चन है जिसमें कहता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विद एनर्जी ऑफ 6.6 into 10 by minus 34 जूल। तो यहाँ पर उसने फ्रीक्वेंसी मांगी है और एनर्जी दी हुई है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर एक ही रिलेशन लगता है, E इक्वल्स टू एच एफ। ई इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 by minus 34 होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और इंटू एफ, ये आपको कितना दिया 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 पर माइनस 34 इंटू एफ। तो यहाँ पर ये हो गया एफ इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। ये बहुत इजी सवाल था, लेवल 1 का क्वेश्चन था और ये हमने सॉल्व कर दिया। आइए लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ अ फोटोन विद एनर्जी ऑफ 1 जूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका एक लेवल 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है चार फार्मूलाज में से। E इक्वल्स टू एच एफ, ई इक्वल्स टू एच सी म्यू बार, ई इक्वल्स टू एन एच एफ। ठीक है, इन तीनों में से आपका कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वेव नंबर म्यू बार भी आए और एनर्जी ई भी आए। तो हमारे पास कौन सा है, सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ई इक्वल्स टू एच सी म्यू बार इक्वल्स टू ई बाई एच सी, इस तरह हो जाएगा। और अब हमारे पास एनर्जी कितनी है, 1 जूल, म्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई एच सी। 1 बाई एच सी क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बिल्कुल लेवल 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने की ट्रिक ये है कि जब भी आपको एनर्जी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, ये चार चीजों के रिलेशन में कोई आपसे वैल्यू पूछी जाए, तो आपने चारों फॉर्मूलाज में से जितने भी कॉमन टर्म्स जो आ रही हैं, फॉर एग्जांपल वेव नंबर और एनर्जी आ रहा था इसमें, उनको एक जगह पे लिस्ट करें और जो कॉमन टर्म्स वाला फॉर्मूला है उसको मैनिपुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो ये थे आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस। अब हम एसएलओ नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं अगली स्लाइड में। यूं तो हम इस टॉपिक को, जो कि ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है, उसको हम बहुत डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारा थर्ड एलओ है, थर्ड लर्निंग आउटकम है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से लर्निंग आउटकम दिया गया है, तो हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक दफा ये एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहाँ होती है उसको क्या कहते हैं, तो ये ऑर्बिटल होता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी मिस नहीं करना। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के इर्द 360 डिग्री स्पेस में एक्स वाई जी एक्सेस में कोई भी ऐसी जगह जहां पर मैं कहूं कि यहां पर सर्टेनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सर्टेनली नहीं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, तो वो हमारे पास ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स हमारे पास चार होते हैं, चार तरह के होते हैं: शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, एसपीडीएफ। एस की जो होती है वो शेप स्फेरिकल होती है, लाइक दिस। पी की शेप डम्बल शेप्ड होती है। उसके बाद डी जो है वो डबल डम्बल होता है, मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट होता है, 5 तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एफ जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एस पी डी एफ, ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अब इन सब शेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास P है, तो P में मेरे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे 3 एक्सिस में। D हमारे पास 5
ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा और f हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। ये ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसमें सिर्फ हमने एक्सप्लेन कर दी ये बात कि ये कोई कॉन्सेप्ट होता है ऑर्बिटल्स का, आपको इसके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। यही ऑर्बिटल्स के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है नोड्स का। अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट टू द ऑर्बिटल होता है। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जीरो होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा वो आपके पास नोड होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक सबशेल है और ये ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये एस सबशेल की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में ये नोड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोड्स और सबशेल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने दोनों एसएलओस को कवर कर लिया है। अगले एसएलओ जो कि इन्हीं टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन देने के लिए काफ़ी होंगे, उनमें हम बाकी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।